आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा, कोहलबर्ग के ऊपर सवाल है। कोहलबर्ग का एक सवाल मिनिमम आता है, 2 भी आ जाते हैं कई बार। असर्शन रीजनिंग में जो 1-1 नंबर के टॉपिक होते थे, आज वो कई बार 2 नंबर के भी नजर आते हैं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट पूछा है आपसे, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, पहले तो ये देख लेना है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कि सही और गलत क्या होता है, मूल्यों की बात हुई है कि सच बोलना सही बात है, झूठ बोलना गलत बात है, इन सब की चर्चा की है। इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मॉरल रीजनिंग, यानी यह है नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभावों को ध्यान में रखता है। ये तो इसकी आलोचना है। अगर आपने प्रीवियस कभी मेरी कोई भी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे भी या बैच में भी या नोट्स में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कल्चर को ध्यान में नहीं रखती है। तो कल्चर का बहुत महत्व है कि जो भारत में सही है या गलत है वो हो सकता है इंडिया में या अमेरिका में, सॉरी, जो इंडिया में सही है जरूरी नहीं है वो अमेरिका में भी सही हो, जो अमेरिका में सही है वो इंडिया में भी सही हो, है ना। हमारे यहाँ अगर माँ बाप को क्या कहते हैं ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाए तो ये कल्चरली बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो बच्चे जरूरी नहीं है कि माँ बाप का ध्यान इसलिए रख रहे हों कि उन्हें बड़ा प्यार है उनसे, हो सकता है वो समाज की शर्म के चक्कर में रख रहे हो, या हमारे यहाँ जो कल्चर है वही वैसा ही है। हो सकता है अमेरिका में वो नॉर्मल बात हो कि वहां बच्चे साथ नहीं रहते। तो सारे कल्चर का सही गलत अलग होता है, तो उस चीज की बात यहाँ पे की नहीं गई। लेकिन ये सारे कल्चर के लिए सेम ही स्टेजेस इन्होंने दे दी, तो ये इनकी आलोचना है। ये सही नहीं है कि मॉरल रीजनिंग पे या नैतिक तर्क सही और गलत लोगों का संस्कृति के हिसाब से होता है या संस्कृति का सही और गलत पे फर्क पड़ता है। इस चीज का ध्यान इन्होंने नहीं रखा। इन्होंने दुनिया भर के लिए 6 स्टेजेस दे दी, कोई भी कल्चर हो सबके लिए सेम है। इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेजेस फॉर प्रोग्रेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी ये जो थियरी है बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करती, बिल्कुल सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट करती है। टोटल 6 स्टेजेस है, क्लियर कट दी हुई है ना दुनिया भर में, और 3 लेवल हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि क्लियर कट स्टेजेस नहीं दी हुई, भाई स्टेजेस ही नहीं पता लग पा रही हैं, ऐसा तो नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की स्टडी है, नहीं, ये डिस्कशन की स्टडी है, ये चर्चा की स्टडी है, ये आपकी मॉरल डिलेमा की स्टडी है, कोई एक्सपेरिमेंट्स की नहीं है। ये चर्चा के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के साथ चर्चा करके डिस्कशंस करके एक कंक्लूजन पे ये थियरी बनाई गई है, ना कि कोई एक्सपेरिमेंट करके। इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस टू चिल्ड्रन, ये बात एकदम सही है कि डिलेमा प्रेजेंट करता है, दुविधा, कि भाई अगर आपके पिताजी और आपके पति को आपको बचाना है तो दोनों में से किसको बचाएंगे, ये इस तरह की दुविधाएं हैं जो कोहलबर्ग प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। डिलेमा को प्रेजेंट करके ये थ्योरी बनाई गई है कि क्या सही और क्या गलत समाज में। फिर तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत हैं इस थियरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा आप, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल जिसको कहेंगे, और ये अलग अलग तरह से कितनी बार पूछा जा रहा है पेपर में घुमा फिरा के सीटेट में, कि एक स्टेटमेंट है, एक अभिकथन है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलता है। यानी बचपन में हर बच्चे को खेलने का अवसर मिलता है, हर बच्चे को एक्सपेरिमेंट का अवसर मिलता है, हर बच्चे को डिस्कवर करने का अवसर मिलता है चीजें। बताइए, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड, मिलता है कि राहुल, मिला था बचपन में खेलने का मौका? मना कर रहे हैं राहुल। हर बच्चे को खेलने का, डिस्कवर करने का या एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता है। अपनी दुनिया से हमें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचपन में मौका मिला था खेलने कूदने का, तो ये प्रिविलेज ही है एक तरह का। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बचपन से ही काम पे लगा दिया गया था, या फिर उनको मौका मिला ही नहीं एक्सप्लोर करने का, या फिर वो मान लीजिए आप जहां युद्ध चल रहा है आज की डेट में, यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, इस तरह की कंट्रीज जहां स्थिति इतनी खराब है, वहां आप सोचिए कितने बच्चों को खेलने कूदने का मौका मिल रहा है, एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। वो सर्वाइव कर जाएं शाम तक, गोलियों की आवाज सुन रहे हैं आसपास, तो सबके लिए बचपन एक जैसा नहीं होता है ना। तो ये बात एकदम गलत है, ये आपको फंसाने के लिए कहा गया है, ये एकदम गलत है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने का, प्रयोग करने का मौका मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने का, एक्सप्लोर करने का। खिलौने तो भाई सबको मिलते हैं बचपन में, सबको नहीं मिलते लक्ष्मण, है ना, ध्यान रखिए। रीजन क्या है इसका, चाइल्डहुड इज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि चाइल्डहुड जो है एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अलग अलग समाज में अलग अलग तरह का बचपन होता है। लड़कियों का बचपन जल्दी समाप्त हो जाता है, उन पर जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं, जैसे वो बड़ी होती हैं प्यूबर्टी हिट करती हैं, उनको बाहर खेलने से मना कर दिया जाता है, छिन गया बचपन। गरीब बच्चा जिसके घर में खाने को नहीं है, वो सुबह नंगे पैर जो है गुब्बारे बेचता हुआ फिर रहा है, उसका बचपन तो बचपन नहीं है, समझ रहे हो। तो चाइल्डहुड एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये कोई सार्वभौमिक निर्माण नहीं है, एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अलग अलग समाज, संस्कृति, वर्ग, कहां से आप हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा है। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं कि बचपन सार्वभौमिक है, नहीं, आपको फंसाने के लिए ट्रिक क्वेश्चन है। चाइल्डहुड कोई यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है। एज
जो बना दी गई है एज के हिसाब से कि ये 6 से 12 में जो है आपका लेटर चाइल्डहुड होगा, वो बात सही है, बट बचपन सबके लिए सेम नहीं होता। आपके घर का 16 साल का बच्चा खुद से दूध लेके नहीं पी पाता, और एक बच्चा जो शायद 5 साल की बच्ची होगी वो अपने 3 साल के भाई को, या 6 साल की बच्ची होगी वो अपने 4 साल के भाई को दूध अगर मिल जाए या जो भी खाने पीने को मिल जाए वो बना के दे रही होगी। या एक बच्चा जो 4-6 साल का है वो गुब्बारे बेच के शाम को घर पैसे लेकर के जाता है। तो बचपन सबके लिए सेम नहीं होता, यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है, सामाजिक संरचना है। एज जो है बचपन की हमने जो बनाई हुई है चाइल्डहुड की, कि भाई अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 में होगा या 3 से 6 वर्ष में होगा, लेटर चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 में होगा, वो एक अलग कहानी है, वो एज के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, बट बचपन सबके लिए सेम नहीं है। कई लोग बचपन एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते कि होता क्या है। एनीवे, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर फॉल्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों ही फॉल्स हैं, ये है ना, ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23वां सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। एक क्वेश्चन जरूर आता है थिंकिंग पे, चाहे वो एनालिटिकल थिंकिंग हो, चाहे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको कहे कि ओपन एंडेड सोचो, सारी दिशाओं में सोचो, उसकी बात करता है ये जो आपका क्वेश्चन है। तो एनालिटिकल थिंकिंग की अब आपको सिंपल, इसमें एक सिंपल ट्रिक होती है जहां व्हाट व्हेन वाले क्वेश्चन नहीं, वन वर्ड वाला नहीं आपको चूज करना, जिसमें सोचना पड़े चारों दिशाओं में, वो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच, एनालिसिस के फेल हुए पिछली बार सीटेट में तो क्यों हुए, क्या कारण थे, कहां पढ़ाई गलत की, कहां मेहनत कम की, रिवीजन कम किया, अच्छा इस वाले सब्जेक्ट में नंबर कम आए। तो आप पार्ट्स में तोड़ के देख रहे हैं, पूरा इसको खोल के देख रहे हैं, गड़बड़ है कहां, तो ये एनालिसिस लगेगा इसमें। तो हु वॉज द लीडर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो वन वर्ड आंसर दे दोगे, कोई फायदा नहीं होगा, इसमें कहां एनालिसिस लग रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये भी वन वर्ड आंसर है, सीधा एक ईयर बता दोगे। विच कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये भी फैक्चुअल आंसर है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं लग रहा कि कौन इन्वॉल्व था, आप बता दो, ये 4 लोग थे भाई, है ना, ये कंट्रीज थी। फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, वो कारण क्या थे, अब यहां पे एनालिसिस लगेगा, है ना। हम कहते हैं कि 1857 क्रांति में फिर वो कहां से हमें आजादी कैसे मिली, कहां से शुरू हुआ था, क्या कहानी थी, तो वो पूरा एनालिसिस लगेगा, आपको उसमें सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, वन वर्ड आंसर नहीं मिलेगा कोई। तो इसी तरह से जो दिशाओं में सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, वो फोर्थ ऑप्शन में कि कौन से फैक्टर्स थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे और देखते हैं क्या कहते हैं कवि। वाइल एंगेजिंग स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, यानी जब आप उन बच्चों को एंगेज कर रहे हैं जो विजुअली चैलेंज हैं, दृष्टि बाधित हैं, जिनको देखने में समस्या है, टीचर्स शुड यूज डैश, तो ब्रेल लिपि या टेक्टाइल मटेरियल, इन दोनों में से कोई एक होगा। विच डैश, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइसेस, ये ऑडिटरी दिक्कत थोड़ी है, टच और फील मटेरियल यूज करना होता है, तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्टाइल मटेरियल जिसको टच और फील करके पढ़ा जाता है, ब्रेल लिपि 6 डॉट्स पे आधारित होती है, लुई ब्रेल ने बनाई थी, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। यू आर अ टीचर हु वांट्स टू एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, आप एक टीचर हैं जो चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो दिशाओं में सोचें, कुछ नया सोचें, हर एक पक्ष को सोचें, क्रिटिकली सोचें, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, हर पहलू से सोच पाएं और कुछ नया भी